नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। द्वितीय वर्ष ऑनर्स और द्वितीय वर्ष पास कोर्स, और आज हम पढ़ रहे हैं फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के सामान्य सुधार, उनका आंतरिक प्रशासन, उस बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। 1351 से लेकर 1388 तक फिरोज तुगलक का शासन रहा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, और गया 1351 में उसके बड़े भाई जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक की, जो एक विवादास्पद शासक रहा, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका लाडला भाई शासक बनता है। मोहम्मद तुगलक का प्रति बहुत वफादार रहा फिरोज तुगलक, इसलिए उसको शासन पर बनाया गया। और ये भी कहा गया है कि बाद में ये अपहरणकर्ताओं के रूप में जाना जाता है कि मोहम्मद तुगलक के पुत्र था और उसने उसको शासन पर, गद्दी पर नहीं बिठाया और उसके खुद स्वयं बैठ गया। ऐसी बातें मानी जाती है। आधुनिक इतिहासकार इस बात को मानते हैं, लेकिन जो समकालीन इतिहासकार हैं वो ऐसे मानते हैं कि किसी भी प्रकार से, या फारसी इतिहासकार हैं वो, कोई किसी भी प्रकार से कोई भी जो तत्कालीन ग्रंथों में या समकालीन ग्रंथों में इस तरीके का अध्ययन नहीं आता है। अब फिरोज तुगलक बहुत महत्वाकांक्षी तो था, लेकिन संयमी बहुत था। अपने चेहरे पर उदासीन भाव लेके आते थे और इसलिए उनका शासन सफल भी रहा। खुलासात उस तवारीख और फिरोजशाही, तारीख फिरोजशाही और उसकी खुद पढ़नी की किताब और खुद फिरोज की तबकात फिरोजशाही, इन सब में इस प्रकार का अध्ययन है कि किसी भी प्रकार से वह अपहरण करता नहीं थे। जहाँ तक आंतरिक प्रशासन की बात है, फिरोजशाही बहुत संयम, बहुत सफल रहे। और आंतरिक प्रशासन में बात करें तो फिरोज का 37 वर्ष का शासन आंतरिक दृष्टि से जो है सफलता और संपन्नता का रहा है। राज्य की जो भी सीमाएं शेष रह गई थी उसकी सुरक्षा करना, राज्य के नागरिकों में संतोष उत्पन्न करना, मुस्लिम प्रजा की सहानुभूति प्राप्त करना फिरोज के प्रमुख उद्देश्य रहे। मोहम्मद तुगलक के अंतिम समय में शासन अव्यवस्थित हो गया था और नागरिकों में तीव्र असंतोष हो गया था। अधिकांश मुस्लिम वर्ग सुल्तान की धार्मिक नीति और व्यवहार में उसके विरोध में विरोध हो गए थे, इसलिए फिरोज तुगलक को ये जरूरी था कि वो इस तरीके की नीति अपनाए। सुल्तान के पक्ष में एक बात ये इसलिए भी कही जा सकती थी कि वे योग्य व्यक्तियों को परखता था और उनको विश्वास करता था और उन्हें पूरे अधिकार प्राप्त करता था, और अतः उन योग्य व्यक्तियों के कारण वे सफल भी हो पाया था। अब जहाँ तक फिरोज ने उदारता और सभी सरदारों को प्रसन्न नीति की अपनाई, और उसके मुख्य कार्य में हम गिने तो राजस्व व्यवस्था थी। इस्लामी कानून से उसने, ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के 40 से ज़्यादा जो छोटे मोटे कर थे वो उन्होंने माफ़ कर दिए, और लगभग 4 बड़े कर, खिराज, जजिया, जक़ात, खम्स, इन 4 के अलावा कोई कर नहीं था। 24 कष्टदायक कर थे वो उन्होंने समाप्त कर दिए, हटा दिए गए। और करों के अतिरिक्त अन्य सब जो पैदावार के कर थे वो कर दिए गए थे, और 1/5 भाग और 1/2 भाग यही कर की मात्रा के रूप में लिए जाते थे। ऐसा फिरोज तुगलक के सामने थे। फिरोज के लाभ, जो सुधार थे वो काफ़ी लाभदायक हुए, और ऐसा मानते भी हैं कि फिरोज ने संपूर्ण लाभ में राज्य को प्राय काफ़ी आय प्राप्त होती थी और उसका उसका राजस्व भी बढ़ा था। यहाँ पर एक बात जो है मैं आगे चलकर बात करूंगा कि फिरोज तुगलक की जहाँ की बात आती है, वहाँ पर उन्होंने ब्राह्मणों पर भी जो अब तक लगा नहीं था वो जजिया लगाना शुरू कर दिया था। ये फिरोज के एक बहुत ऋणात्मक बिंदु था शासन का। जहाँ सिंचाई, अब चूंकि उन्होंने कृषि पर अपना फोकस किया था और कृषि पर अपना केंद्रीकरण किया था, इसलिए सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। इनमें 150 लंबी यमुना नदी से हिसार नदी तक, दूसरी 26 मील लंबी सालार से घग्गर नदी तक, तीसरी सिरमौर की पहाड़ियों से आराध्य नदी तक, फिर यमुना नदी पर 150 से अधिक कुएं खुदवाए, 50 बांध और 30 बड़ी झील को गलाई। यानी सिंचाई व्यवस्था के लिए वह था, क्योंकि उनका सारा फोकस जो था कृषि पर था। कृषि के लिए आवश्यकता की वह उत्तम सिंचाई व्यवस्था हो। नहर और सार्वजनिक निर्माण के काम करें तो 30 नवीन नगरों का निर्माण, और जो है 5 मकबरे, 100 सार्वजनिक शहर और 30 जो नगर ऐसे फिरोज तुगलक के माने जाते हैं। यमुना के तट पर बसाया दिल्ली के लाल किले के निकट फिरोज शाह कोटला कहने वाला फिरोज नगर फिरोज को बहुत अधिक प्रिय था, और इसलिए फिरोज ने नवीन इमारतों की सुरक्षा और व्यवस्था की मंच की। इसके अतिरिक्त अनेक पुरानी ऐतिहासिक इमारतों को भी सुधारा जो पूर्वजों से चलती आ रही थी, चाहे कुतुब ऐबक के समय में बनी हो, चाहे इल्तुतमिश के समय में बनी हो, चाहे रजिया के समय में बनी हो, चाहे अलाउद्दीन खिलजी के समय में बनी हो। इन सारी इमारतों को उसने मरम्मत कराई और उनकी देखरेख भी कराई थी। जहाँ तक राजस्व व्यवस्था की बात हो गई, सिंचाई व्यवस्था की बात हो गई, सार्वजनिक कार्य, नहर के कार्य की बात हो गई, और
परोपकार के कार्य भी किए। दीवाने खैरात जो मुस्लिम गरीब लोग थे, उनके निकाह नहीं होते थे, उनकी शादियाँ नहीं होती थी, उनके एक जो है गरीब अनाथ बच्चे थे, उनके लिए एक दीवाने खैरात विभाग भी खोला गया था। न्याय के मामले में जाएगा तो मोहम्मद तुगलक में सच्चाई को जानने के लिए व्यक्तियों को जो यातनाएँ दी जाती थी या ज़बरदस्त कष्ट होता था, उन सबको उसने नष्ट कर दिया था। और एक खैराती अस्पताल भी खोला था, दारुल उल सफ़ा के नाम से एक खैराली अस्पताल भी खोला गया था। शिक्षा की बात करें तो फिरोज खुद विद्वान था और विद्वानों का बहुत ज़बरदस्त जो है आश्रयदाता भी था। और अरबी फतवाए ज़्यादातरी शिरोशाही और उसमें गई उसने 13, 14, 15 से बड़े-बड़े मदरसे अपने समय स्थापित किए। फ़ारसी भाषा में जो संस्कृत ग्रंथ थे उसके कई फ़्रांसी भाषाओं में उपलब्ध किए। और वे विद्वानों को सहायता के लिए जो है प्रति 36 लाख टंका भी देता था। इस पूरे साल में इतना खर्च करता था। तो लेकिन यहाँ देखना होगा कि उसने मदरसों में और इस्लामिक शिक्षा को अधिक प्रचार किया। कहीं न कहीं पर उसकी बात आती है जो हम आगे उल्लेखन में मेरे दूसरे ऑपरेटर में है कि वह धर्मांध की नीति का हम वर्णन करेंगे। फिरोज को दासों का बड़ा शौक था। लगभग कहते हैं 2 लाख के लगभग उसके दास थे और यही उसके माइनस पॉइंट रहे। 10 से लेके 100 तक के जो दास उसके साम्राज्य में रहते थे। और दीवाने बदगान की स्थापना की थी दास के लिए, जैसे दीवाने खैरात उसने गरीबों के लिए की, जैसे दीवानी व्यवस्था की थी। फिरोज का ये शौक राज्य के लिए काफ़ी हानिकारक माना जाता है भविष्य के लिए। और ऐसा मानते हैं कि फिरोज में जो ये खर्च हुआ उस पे अनुपातकीय खर्चा, इस पे कोई उत्पादन नहीं हो रहा था इस ये दास को लेकर। और फिरोज की ये जो है, और कभी-कभी तो उसको जो दास प्रसन्न हो जाते थे तो उनको बहुत अधिक मात्रा में उपहार, इनाम, खेत, खिल्लत, भेंट देते थे और साथ-साथ में बड़ी-बड़ी जागीरें भी दी जाती थी। सैन्य संगठन की बात करें तो फिरोज तुगलक का काम दिल्ली सल्तनत में सबसे उदासीन है। उसने कोई ऐसी नई व्यवस्था नहीं अपनाई, नई केंद्र नहीं लगाया। 70 से 90 हज़ार घुड़सवार की जो सेना पूरी पुरानी चलती आ रही थी, उसने उसी ऊपर निर्भर किया। सूबेदारों और जागीरदारों पर निर्भरता, सेना में कठोर शासन और नियंत्रण नहीं रखा गया। और एक अवसर पर सुल्तान ने स्वयं एक सैनिक को ये कहा गया है कि भाई अगर तू मेरे से नगद पैसा ले जा और आपने अगर तेरा अधिकारी तेरे को सेना में नियुक्ति नहीं दे रहा तो ये रिश्वत दे दे। यानी ये रिश्वत का एक मापदंड, एक रास्ता भी उन्होंने दिखाया। ये फिरोज के बहुत थे। तो सैन्य संगठन में फिरोज उतना काम नहीं कर पाए जितना कि उनको करना चाहिए था दिल्ली सल्तनत में, और जितना राय रहे थे गुलाम और जहाँ तक दास प्रथा की बात है वो हमने बताया कि उसके नुकसानदायक थे। शिक्षा में बहुत अधिक रहा, न्यायप्रिय में थोड़ा सा उदार रहा। और परोपकार के कार्य किए, दीवाने रात का ये सारे कार्य फिरोज के बहुत थे। फिरोज ने खलीफा से 2 बार अपने सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त की, अर्थात जो एक मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चलती आ रही थी कि एक पृथक रखा था उलेमा वर्ग को और धर्म और राजनीति को पृथक रखा था, जो मोहम्मद खिलजी ने स्थापित की थी और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको आगे बढ़ाया था। वो स्थिति फिरोज के समय में समाप्त हो गई थी और फिरोज ने इस चीज़ को लागू कर दिया। तो वह एक शासन की दृष्टि से देखा जाए तो ना तो कुशल था और ना ही परिश्रमी था। फिरोज के आर्थिक लोक हितकारी सार्वजनिक निर्माण के कार्य भले ही संपन्न हुए हैं, सभी हुए हों, लेकिन वो इतना अधिक परिश्रमी और दृढ़ था। क्योंकि युद्ध, आक्रमण और विद्रोह की बात करें तो उसके समय में विद्रोह भी बहुत हुए और उड़ीसा और बंगाल की विजय उसने हासिल की। और साथ-साथ में 1362 में 1361 में नगरकोट की जो है कांगड़ा के निकट उन्होंने उस मंदिर को लूटा जाके, और 1362 ईस्वी में फिरोज ने सिंध पर आक्रमण किया और वहाँ भी सफलता दी। इसके समय में विद्रोह काफ़ी माने जाते हैं। अंतिम हुई 1374 में उसके सबसे बड़े पुत्र जो थे फ़तेह खाँ की, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में धीरे-धीरे वो हो गए क्योंकि इस समय वह 80 वर्ष का हो चुका था। और 1387 में शहजादा मोहम्मद ने सुल्तान के साथ सत्ता का उपभोग करना शुरू कर दिया था, और जो बाद में मोहम्मद के समय बना, और उसी में ही तुगलक वंश का विनाश हो गया। तो 1388 में फिरोज की मृत्यु, सितंबर 1388 में फिरोज की मृत्यु जाती है। तो कुल मिलाकर फिरोज तुगलक का एक संयमकारी रतौर रहा, लेकिन एक राजा के रूप में, प्रजा हितकारी के रूप में, और हिंदू जनता जो बाहुल्य थी, हिंदू बाहुल्य थे वो उसके रूप में, और ब्राह्मणों पर कर के रूप में उसको नकारात्मक बिंदु पे माना जाएगा। और एक सामान्य सुधार के रूप में तो उसको अच्छा माना जाएगा क्योंकि तो कई बड़ी नहर और कई बड़े शहर का उन्होंने विकास किया। धन्यवाद।